नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान सरकार की बड़ी खबर की ओर। आप सभी को बता दूं, राजस्थान प्रदेश की बहुप्रतिष्ठित कार्यकारिणी आखिरकार कल देर रात को घोषित कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस की बहुप्रतिष्ठित कार्यकारिणी आखिरकार बुधवार रात को घोषित कर दी गई। प्रदेश कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस की इस कार्यकारिणी का लंबे समय से लोगों को इंतजार था। गोविंद सिंह डोटासरा के पिछले साल 14 जुलाई को प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में अब उनके टीम की घोषणा हुई है। कार्यकारिणी में सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों का दबदबा भी देखने को मिला। कार्यकारिणी के 25% यानी 9 पद सचिन पायलट समर्थकों को दिए गए। साथ ही सचिन के साथ बगावत करने वाले 3 विधायकों को महासचिव बनाया गया। जातीय, क्षेत्रीय और पार्टी के अंदरूनी समीकरण साधने की कवायद में 11 विधायकों को संगठन में जगह दी गई है। संगठन में एक भी मंत्री को जगह नहीं दी गई। विधायक का चुनाव हार चुके 6 नेताओं और 5 पूर्व विधायकों को जगह दी गई। सचिन पायलट नई कार्यकारिणी में अपने समर्थकों को अच्छे पद दिलाने में कामयाब रहे हैं। कार्यकारिणी में 25% पायलट समर्थक नेताओं को जगह दी गई। पायलट समर्थक राजेंद्र चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया, तो साथ ही महासचिवों में 3 और सचिवों में 5 नाम ऐसे हैं जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं। पायलट के साथ बगावत कर गए 3 विधायकों जीआर खटाना, राकेश पारेख और वेद सोलंकी को प्रदेश कार्यकारिणी में महासचिव बनाया गया है। वहीं कार्यकारिणी में कांग्रेस की खेमेबंदी को साधने की पूरी कोशिश की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के खेमों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। आप सभी को बता दूं, प्रदेश की कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 प्रदेश सचिवों को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ कार्यकारिणी के 25% यानी 9 पद सचिन पायलट समर्थकों को दिए गए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी अच्छी, संतुलित, अनुभवी लोगों की, युवाओं को भी स्थान दिया गया है, सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। एक शानदार कमेटी मुझे काम करने के लिए दी है। मैं समझता हूँ आभार सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और माकन साहब का। और इस कमेटी के साथ में हम लोग मिलकर के नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जो किसान जिनके साथ में मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, आज ठंड में 40 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रही है, तो हमारा जो देश बचाओ किसान बचाओ का जो आंदोलन हमने 28 दिसंबर से कांग्रेस के स्थापना दिवस से शुरू कर रखा, उसको आगे बढ़ाएंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। और कांग्रेस सरकार की राजस्थान में जो लोकप्रिय योजनाएं हैं उनको हम गांव-गांव, डाणी-डाणी तक पहुंचाएंगे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसका इस बात का पूरा प्रयास। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, आशा सहयोगियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। साथ ही साथ चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ पचवारा को आशा सहयोगिनियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं लालसोट ब्लॉक सीएससी रामगढ़ पचवारा की आशा सहयोगिनियों ने अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आशा सहयोगिनियां नियमित करण व मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसी को लेकर के विगत कई दिनों से आशा सहयोगिनियों का राजधानी जयपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहीं सरकार ने आशा सहयोगिनियों की मांगें नहीं मानने पर आशा सहयोगिनियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही साथ रामगढ़ पचौरा की आशा सहयोगिनियों ने अनिश्चितकालीन के लिए कार्य का बहिष्कार किया। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे चुकी है। लेकिन अगर यह बर्ड फ्लू पोल्ट्री फार्म तक पहुंच गए तो राजस्थान सरकार को आने वाले समय में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे उन्हें राजस्व का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि राजस्थान सरकार को इस बर्ड फ्लू से और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और राजस्थान की जनता को और क्या क्या हानि पहुंच सकती है। प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है।
लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक बर्ड फ्लू सिर्फ कौओं तक ही सीमित है। बर्ड फ्लू की दस्तक के साथ ही पशुपालन विभाग तत्काल हरकत में भी आ गया और प्रदेश के करीबन 2000 करोड़ सालाना कारोबार वाले पोल्ट्री फार्म उद्योग को बचाने में जुट गया है। जानकारों का कहना है कि अगर बर्ड फ्लू एक बार पोल्ट्री फार्म में दाखिल हो गया तो फिर इस उद्योग पर संकट के गहरे बादल छा सकते हैं। इतना ही नहीं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में बर्ड फ्लू के असर से राजस्थान सरकार के खजाने की सेहत भी खराब हो सकती है। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक ने पोल्ट्री फार्म कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर दी हैं। प्रदेश में पोल्ट्री फार्म का बड़ा कारोबार है और पोल्ट्री कारोबारियों की चिंता का सबसे बड़ा कारण उड़ता हुआ बुखार है। प्रदेश के 4 जिलों में परिंदों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू मिला है। गनीमत यह है कि जयपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ में मिला बर्ड फ्लू का वायरस H5N8 कैटेगरी का है और अभी यह सिर्फ कौओं तक ही सीमित है। बारां जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेंद्र विजय ने बुधवार को जिला कलेक्टर बारां का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा नगरी बारां प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, साथ ही विकास की अपार संभावनाएं भी यहां पर मौजूद है। साथ ही आपको बता दूं कि जिले में राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में कार्यक्रमों का जनहित में सहयोग एवं समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि इस अवसर पर ADM मोहम्मद अबू बकर, CEO जिला परिषद ब्रजमोहन बैरवा आदि मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि आज राजधानी जयपुर के अंदर भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेस वार्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित की गई। छात्र संघ ने सांस्कृतिक समारोह के नाम पर ऑलरेडी जितना इनका बजट था वो उठा चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ बिलों को लगाकर कुलपति को 11,67,000 की राशि के बिल एक्स्ट्रा सौंपे और दबाव बनाया कि वो इन बिलों को पास करें। उन्होंने 2 कमेटी बनाई, प्रोफेसर SL शर्मा और प्रोफेसर अर्पणा कटेरिया। दोनों कमेटियों ने मना कर दिया। मना करने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया कि इनकी क्रय विक्रय हमारे पूछकर या DSW या जो भी क्रय विक्रय समिति उससे पूछकर नहीं हुई है। फिर भी प्रोफेसर दोनों के मना करने के बाद, दोनों कमेटियों के मना करने के बाद इन लोगों के द्वारा कुलपति पर दबाव बनाकर और ऊपर से जो ऊपर के अधिकारी हैं, ऊपर के जो नेता हैं, उनके जो इनकी सरकार में बैठे हुए आका हैं, उन आकाओं से फोन करवाकर उन बिलों को पारित करवाया और अभी वो फाइल वित्त विभाग में सौंप दी गई है। कुलपति ने इनके आदेश दे दिए हैं, उन आदेश की कॉपी मैं आपको दे चुका हूं और आदेश देने के बाद में FO वित्त से उनको बजट को पास करने जा रहा है, जो कि पूर्णतः सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और मांग करती है कि इन लोगों ने इन ऐसे बिल उठाए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यदि इन बिलों को नहीं रोका गया। इस तरीके से देखने को मिलती है कि एडमिशन जो छात्र करता है तो उस छात्र का यहाँ विकास शुल्क के नाम पर जो फीस दी जाती है, उस विकास शुल्क के शोध छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा लूटा जा रहा है। उसके सारे सबूत आज आप मीडिया के सामने हम सौंपेंगे और सौंपने के साथ ही मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता दूं कि 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आया, वो यूनिवर्सिटी ने एक अलग डिपार्टमेंट से दिया। दूसरा, डिप्टी CM साहब आए, उनका जो बजट था वो यूनिवर्सिटी ने करवाया और उसको डिप्टी CM साहब को भी अलग खर्चा आया, वो उन्होंने दूसरे फंड से दिए। ठीक है, अतिथि हमारे मेहमान हैं, कार्यक्रम करवाया ये विश्वविद्यालय को कि आप हमें इनके भी रुपए उपलब्ध करवाओ, इनका बजट पास करो, के पश्चात में आपके ये बिल मान्य होंगे। प्रोफेसर SL शर्मा के निर्देशन में संयोजक वो थे और कमेटी बनी, उसमें 3 लोग DSW, वित्त नियंत्रक और उपकुल सचिव। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम का उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का तूफानी दौरा रहा है। साथ ही जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा करेंगे जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम।
साथ ही साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज बुधवार को 9 बजे पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिछा में। साथ ही जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम को मंत्री ने संबोधन भी किया है। उद्योग मंत्री 10 बजे ग्राम पंचायत कुशलपुरा, 10:30 बजे गांगलियावास और 11 बजे ग्राम पंचायत बिदरका में जन सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री 12 बजे ग्राम पंचायत हेमलियावाला और 12:30 बजे ग्राम पंचायत सोनड़, 1:30 बजे ग्राम पंचायत जगनेर तुर्कान और 2:30 बजे ग्राम पंचायत कालवास में होंगे जनता से रूबरू। साथ ही साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा बुधवार को ही यानी आज 3 बजे पहुंचेंगे ग्राम पंचायत गोपालपुरा, 3:30 बजे ग्राम पंचायत कल्लावास और 4:30 बजे ग्राम पंचायत जीतपुरा और 5:30 बजे ग्राम पंचायत निजामपुरा में पहुंचेंगे। साथ ही साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कर रहे हैं जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजमोहन अड़निया ने कार्यक्रम की जानकारी दी। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि 12 जिले में नवनियुक्त एसपी ने अपना पदभार ग्रहण किया। 12 जिले में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारी प्रथम प्राथमिकता समाज के कमजोर वर्ग, बच्चों तथा महिलाओं के ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना हो, इसकी रोकथाम की रहेगी। बच्चों तथा महिलाओं पर अत्याचार होने पर तुरंत कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। आज वहां जिला पुलिस कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने पुलिस की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि क्रिमिनल व साइबर अपराधों पर रोकथाम के साथ ही सभी उपखंड स्तर पर यातायात व्यवस्थाओं को सुगम बनाने का प्रयास रहेगा। वहीं जिला मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण बॉर्डर क्षेत्र में नाकाबंदी चेकिंग निरंतर हो सकेगी। कार्य योजना अधिकारियों के साथ बैठ करके तैयार की जाएगी। साथ ही एनडीपीएस के मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 जिले की पुरानी सांप्रदायिकता की हिस्ट्री रही है, इसको देखते हुए सभी वर्गों में सामंजस्य बना रहे तथा भाईचारा खराब ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यदि फिर भी कोई इसे बिगाड़ने का प्रयास करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के जो निर्देश हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कमज़ोर वर्ग और जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं और जो हमारे बच्चे, नारी, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार है उस पर तुरंत कार्रवाई सबसे पहली प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा हमारे जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो प्राथमिकता करी है उसमें साइबर जो हमारे पेशेवर क्रिमिनल और साइबर अपराधी हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण और अपने एक अच्छी पहल करते हुए उपखंड स्तर पर भी ट्रैफिक को सुगम करने की एक व्यवस्था के बारे में जो निर्देश दिए हैं उस पर हम आपस में समन्वय स्थापित करके प्रशासन से और संबंधितों से उसमें भी कुछ प्रगति करेंगे। और 12 में थोड़ा बहुत पुरानी थोड़ी हिस्ट्री है सांप्रदायिक तनाव वगैरह रहने की, तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि सभी वर्गों में आपस में सामंजस्य बना रहे, किसी भी प्रकार का भाईचारा खराब नहीं हो और अगर इस प्रकार का कोई भाईचारा खराब करने की कार्रवाई करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, 12 जिला तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, चुनौतियाँ कही हैं, तो किस तरह करेंगे उसके लिए हम अभी हमारे अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनके हिसाब से उसमें बनाएंगे। विशेष रूप से आकस्मिक प्रवेश, नाकाबंदी प्लान, आकस्मिक चेकिंग, जो मध्य प्रदेश से लगते हुए जो यहाँ पर एनडीपीएस वाली जो समस्या है और जो कुछ गैंग से आकर के बदमाशी करती हैं उनके ऊपर पूरी प्रभावी अंकुश लगाने की। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा सरपंच संघ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के निर्विरोध सरपंच संघ के अध्यक्ष बने हैं मोतीलाल मीणा राहुवास। साथ ही सरपंच संघ के उपाध्यक्ष बने घनश्याम खटीक, रामगढ़ पचवारा बाबूलाल गुप्ता सोनड़, अप्पू लाल बैरवा जीतपुर, संजू चौहान निजामपुरा, बच्ची देवी सैनी 2 को चुना गया है। साथ ही साथ सरपंच संघ के संरक्षक चुने गए निर्विरोध दीनदयाल मीणा डूंगरपुर से। साथ ही फूलमाला और
साफा बंधवाकर सरपंच संघ के पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया है। वहीं सरपंच संघ के सचिव बने हैं राकेश हलकारा अमराबाद से। वहीं सरपंच संघ के प्रवक्ता रही मुकली देवी मीणा रालावास। कोषाध्यक्ष पद पर विष्णु शर्मा बिछा, महामंत्री पद पर कैलाशी देवी प्रजापत, अर्चना शर्मा कोलीवाड़ा, कृष्णा देवी गोपालपुरा, मिश्रीलाल महावर कल्लावास, हर सहाय मीना बिदरखा को चुना गया है। नवसर्जित पंचायत समिति रामगढ़ पचरा के सरपंच संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपको। अब आगे का आपका क्या कदम होगा? सभी सरपंचों से हाथ लेके चलेंगे। पंचायत समिति रामगढ़ को मतलब ऐसा ढंग से बनवाएंगे, विकास करवाएंगे, लोगों की समस्या उठाएंगे, वाइस सरपंच की सभी मांगों को जोर जोर से उठाएंगे। अधिकांशतः आजकल सफाई का एक मुद्दा चल रहा है। सफाई का मुद्दे को व्यवस्था करवाएंगे। तो क्या सभी ग्राम पंचायतों में सफाई हो पाएगी? सफाई हो पाएगी। आपका नाम? मोतीलाल। आइए नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि 12 जिले में जिला कलेक्टर ने अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही साथ आमजन की सेवा ही उनकी प्राथमिकता रहेगी, यह भी उन्होंने बताया। 12 जिले में बड़े लंबे अंतराल के बाद में आज यहां मिनी सचिवालय परिसर स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र विजयवर्गीय ने विधिवत पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने जिले की जनता को अपनी प्राथमिकताओं से अवगत भी करवाया। याद रहे, घूसखोरी प्रकरण में गत वर्ष 9 दिसंबर को निवर्तमान जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव को 12 से एपीओ कर दिए जाने के बाद से ही यह पद रिक्त चल रहा था। करीब 25 दिनों बाद आज नवनियुक्त जिला कलेक्टर ने पदभार ग्रहण कर कामकाज संभाला है। पदभार ग्रहण के दौरान जिला कलेक्टर राजेंद्र विजयवर्गीय ने कहा कि 12 हमारा एक अधिकांशी जिला है और बड़ी उच्च प्राथमिकता है यहाँ पर। वर्तमान समय में यूथ की एनर्जी व महिला शक्ति को नए सिरे से हम नए क्षेत्रों में उपयोग करें तो हम बदलते हुए समय के साथ कदम ताल कर सकेंगे। साथ ही जिला कलेक्टर ने सुबह 11 बजे बाद में पदभार ग्रहण किया। क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी सर 12 जिले के लिए? 12 जिला हमारा एक आकांक्षी जिला है और बड़ी उच्च प्राथमिकताएं यहाँ पे है, क्योंकि वर्तमान समय में यूथ की एनर्जी और महिला शक्ति को अगर हम नए सिरे से नए क्षेत्रों में अगर उनका एम्पावरमेंट किया जाए तो ही हम बदलते हुए समय के साथ कदम ताल मिला सकते हैं। और चूँकि 12 जिला हमारा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जिला है और अन्नपूर्णा नगरी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, ऐसे में कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की तरफ हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा और बहुत सारे व्यवस्थागत संस्थानों को ध्यान में रखते हुए नए क्षेत्रों को निकालकर आमजन की सेवा को ध्यान में रखते हुए और साथ में नए प्रयोगों के साथ हम कुछ अच्छा कर पाएँ, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम को उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने संबोधन किया है। साथ ही साथ जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम का उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का दूसरे दिन भी तूफानी दौरा रहा। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 की 11 ग्राम पंचायतों में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा कर रहे हैं जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम। साथ ही साथ उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा आज ग्राम पंचायत चोड़ियावास, दौलतपुरा, हुदैली, महाराजपुरा, शिवसिंहपुरा में चल रही है जन सुनवाई। वहीं जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम को परसादी लाल मीणा कर रहे हैं संबोधन। साथ ही साथ जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम में एसडीएम गोपाल जांगेड़, विकास अधिकारी योगेश मीणा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आप सभी को बता दो कि 12 जिले में बर्ड फ्लू के चलते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। 12 जिले में नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बर्ड फ्लू के मामले को लेकर कहा कि अभी बर्ड फ्लू पर पूरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।
इस पर अलर्ट जारी कर रहे हैं। साथ ही जो भी पॉइंट से उन्हें सैनिटाइज करवाकर पूरी टीम लगा करके सुरक्षा के बंदोबस्त प्रबंध किए जाएंगे। जिला कलेक्टर सब अधिकारियों लोगों के साथ पूरी मुस्तैदी से अपना आपदा को निपटाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों की पूरी मॉनिटरिंग के साथ कार्यवाही की जाएगी। जिले में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस आए हैं, तो किस तरह का रहेगा इनका? जी बिल्कुल, अभी हमने बर्ड फ्लू की चूँकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और इस पर पूरी हम अलर्ट जारी कर रहे हैं और अलर्ट जारी करने के साथ भी जो पॉइंट्स हैं उन पे सैनिटाइजेशन का काम और पूरी टीम लगा के हम पूरा पुख्ता इंतजाम के साथ इस चुनौती का सामना करेंगे और सब लोगों का सहयोग इसमें साथ होगा और पूरी जिला प्रशासन की और सभी विभागों की टीम को हम एकमुश्त साथ में काम करके इस चुनौती से लड़ेंगे पूरी। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सबको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के दल बदल का मामला लगातार जारी है। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका लगाएगी बसपा। साथ ही साथ आपको बता दूं आज 11:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह याचिका लगाई जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा पेश करेंगे यह याचिका। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजसमंद में 2 दिन पहले आधी रात को एक बाइक पर सवार होकर आए लोगों ने कुक को डरा करके हवाई फायर किया है और इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। तो आइए एक नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजसमंद में जिला मुख्यालय के राजगढ़ कोतवाली क्षेत्र ने नेशनल हाईवे पर 2 दिन पूर्व आधी रात को एक बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने होटल के कुक को डराने की नीयत से 2 बार हवाई फायर किए और भाग गए। यह पूरी घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद पीड़ित युवक मोहम्मद रियान ने राजनगर थाने पहुंच करके दोनों लोगों के खिलाफ में नामजद मामला दर्ज कराया, जिसमें इजहार खान उर्फ सेठी और जावेद उर्फ जुम्मी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनके मकान पर ताला लगा करके सभी लोग फरार हैं। राजनगर थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि आरोपियों में से एक युवक राजनगर थाने का हिस्ट्री शीटर है और पूर्व में भी फायरिंग की घटना कर चुका है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखकर लगता है कि यह कोई आपसी रंजिश का मामला है और केवल दहशत फैलाने या डराने की नीयत से हवाई फायर किए गए। जिस पर फायरिंग की गई वह 2 फायर होने तक अपने स्थान पर खड़ा रहकर अपना काम करता रहा, जबकि आरोपी 2 बार फायरिंग करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की अभी भी तलाश में जुटी हुई है। मोहम्मद रेहान ने रिपोर्ट दी थी कि वो लजीज होटल पे खाना बनाता है, तो 8:30 से 9 बजे के बीच में इजहार उर्फ सेठिया और जावेद अपाची मोटरसाइकिल पर आए और उसके ऊपर 2 फायर करके चले गए, जिसमें मुकदमा नंबर दर्ज किया 307 और 3/25 में आरोपी के लिए टीम गठित की गई है, अलग अलग जगह भेजी गई है। आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपी का किस तरह का बैकग्राउंड है सर? आरोपी इजहार थाने का एचएस है, पहले भी इस तरह घटना कर चुका है और अब उसके परिवार में उस परिवार में उसके अभी और तो कोई अपराध किस्म नहीं है, यही है थाने का एचएस है। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि सिरोही में रुई से भरे ट्रक में आग लग चुकी है। ट्रक जल करके खाक भी हो गया। वहीं आपको बता दूं कि पुलिस दमकल कर्मी मौके पर आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है आग बुझाने का। आपको बता दूं गुजरात से पाली की ओर यह ट्रक जा रहा था। वहीं ट्रक ड्राइवर खलासी ने कूद करके अपनी जान बचाई। साथ ही साथ सिरोही शिवगंज मार्ग पर कोसालिया के समीप की यह घटना बताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजसमंद में नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ में हजारों आने वाले श्रद्धालुओं के तहत मांडल बस स्टैंड बनाया गया। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा में प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के मद्देनजर मिराज समूह द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत
मांडल बस स्टैंड बनाया गया है, जिसके उद्घाटन के बाद उपयोग भी शुरू हो गया। यहाँ यात्रियों के पीने के लिए फ्रिज और कूलर लगवाए गए हैं। इससे रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी नाथद्वारा नगर पालिका को दी गई, लेकिन लॉकडाउन के समय से ही करीब 9 माह से ये कूलर खराब पड़े हैं, जिससे यहाँ आने जाने वाले और रहने वाले खाना बदोश जाति के लोगों के पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय व्यापारियों ने नगर पालिका को कई बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मीडिया द्वारा मामला प्रकाश में लाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने समस्या का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया, जबकि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए यहां स्वयंसेवी संस्थाओं ने भोजन बनवाया था। तब भी इसके मरम्मत की मांग की गई थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सर, मॉडल बस स्टैंड पर एक फिल्टर प्लांट लगा हुआ है जो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है और गंदगी भी वहाँ पर हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है सर? मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बताया है तो उसको देख के उसको सही करा देंगे। सर, ये जो फिल्टर प्लांट का जो प्रक्रिया है ये सारी नगर पालिका के अंडर में है या मिराज के अंडर में? नहीं, नगर पालिका के अंडर में। मैंने आयुक्त साहब से पूछा अभी, तो उन्होंने कहा हमको हैंड ओवर कर दिया है जी। तो अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था कराएंगे। तभी हमने क्या कि नल तो हमने लगवाया, एक बार हमने चालू करवाया है, लेकिन ये फिर ये शायद मशीन नहीं चल रही है। हमने शिकायत की गई नगर पालिका में, इस समय उपाय नहीं निकला। सर, कितने समय से ये बंद पड़ा है? कम से कम लॉकडाउन लगा तब से बंद पड़ा है, मतलब 8-10 महीने होने आए। 8-10 महीने। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की क्या नगर पालिका? हमने पूरे मित्र मंडल ने करी थी हमें नगर पालिका में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने यहाँ नगर पालिका का जो आदमी बैठा है तो ये यहाँ बैठा है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 436 नए मामले बुधवार को सामने आए हैं, जिससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,11,111 हो चुकी है। वहीं राज्य में संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई, जिससे महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 2723 हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 2723 पहुंच चुकी है। तो वहीं राज्य में अब तक जयपुर में 506, जोधपुर में 293, अजमेर में 220, कोटा में 167, बीकानेर में 166, भरतपुर में 120, उदयपुर में 112, पाली में 109 और सीकर में 98 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य में 564 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भी हुए और इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 3,06,90 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बार बार हो रहे तबादलों से आजिज आ चुकी है। लगातार हो रहे तबादलों से वह दुविधा में भी है। साथ ही साथ तबादलों से ब्यूरोक्रेसी की त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार जनप्रतिनिधियों की डिजायर पर गत 2 साल में अधिकारियों के कई बार तबादले कर चुकी है। इससे कोई अधिकारी औसत समय तक भी एक जगह पर नहीं टिक पा रहा। वहीं इसके साथ ही अधिकारी अब इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि क्या वे नई जगह मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम कर पाएंगे या फिर नहीं। शहर में पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही 12 आशा सहयोगिनियों को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बजाज नगर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, राजस्थान महामारी अध्यादेश व अन्य आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई 2 दिन पहले जयपुर में टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास धरना देकर के करीब 2.5 घंटे तक रास्ता जाम करने के मामले में की गई है। रिपोर्ट में थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि प्रदेश भर से आई सैकड़ों आशा सहयोगिनी महिला कार्यकर्ता अपना मानदेय बढ़ाने व नियुक्ति को स्थायी करने सहित अन्य मांगों को लेकर के जयपुर में पिछले 15 दिनों से गांधीनगर में महिला एवं बाल विकास के मुख्यालय के बाहर धरना दे रही हैं। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा को संतुलित और हर वर्ग का भागीदार बताया है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव की तैयारियों का भी खुलासा कर दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि उन्हें शानदार टीम केंद्रीय नेतृत्व ने उपलब्ध करवाई है,
इसके लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने बताया कि इस कमेटी के साथ मिलकर के हम निकाय चुनाव के अंदर शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की मांग पर सुन नहीं रही है। बीते साल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ने का रिकॉर्ड बना चुका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस वर्ष भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। नए साल में वह और आक्रामक तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ में कार्यवाही करेगा। इसके लिए ब्यूरो ने वर्ष 2021 की अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। इस साल वह संगठित भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से फोकस रखने वाला है। नए साल में ब्यूरो की नज़रें आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर भी विशेष रूप से रहेंगी। ब्यूरो ने अपनी प्लानिंग को अमलीजामा बनाते शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। NH 52 पर घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते वाहनों की चालकों की बड़ी है मुश्किलें। साथ ही वाहन चालकों को दिन में ही जलानी पड़ रही है हेडलाइट। विजिबिलिटी भी कम होने के चलते हुए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सर्दी ने भी अपने तीखे तेवर कर दिए। झालावाड़ में स्मैकची से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। SP का गनमैन और मंडावर थाने का चालक सस्पेंड भी हो चुका है। साथ ही 4 जनवरी को मादक पदार्थ के आरोप में पकड़ा गया था सत्यनारायण। साथ ही SP ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। मोबाइल व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए ये तीनों दोस्त बरामद किए गए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाबू शोभाराम की जयंती पर आज राजधानी जयपुर में 11 बजे PCC में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बाबू शोभाराम को इसमें श्रद्धांजलि देने वहां पर पहुंचेंगे। शिक्षा विभाग में तबादलों से जुड़ी खबर में आपको बता दूं कि 130 मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। देर रात को 4 जनवरी की तारीख में सूची जारी की गई थी और 52 PTI लाइब्रेरियन व प्रयोगशाला सहायकों के तबादले कर आदेश प्रत्याहरित कर दिए गए। कई प्रिंसिपल और HM के भी तबादले किए गए। झालावाड़ जिले में लगातार पक्षियों की मौतों का सिलसिला जारी है। मोर, कौओ, बगुले, कुत्तों और अन्य पक्षियों ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दूं 38 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 28 कौवे, 2 मोर, 4 बगुले, 3 कबूतर और 1 चिड़िया शामिल हैं। साथ ही जिले भर में हर दिन लगातार मौतों की सूचना भी मिलती हुई नजर आ रही है।